पाकिस्तान में इमरान खान आखिरकार अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। फ्लोर टेस्ट के दौरान नेशनल असेंबली में इमरान खान को 170 वोटों की जरूरत थी, लेकिन उनके पक्ष में 178 वोट पड़े। हालांकि फ्लोर टेस्ट के बाद नेशनल असेंबली के बाहर विपक्ष के नेताओं पर जूते से हमले होने लगे। लेकिन इससे पहले नेशनल असेंबली में विपक्ष के सदस्यों ने फ्लोर टेस्ट का बॉयकॉट किया, जिसके बाद असेंबली के सारे दरवाजे बंद करके वोटिंग हुई और सीनेट चेयरमैन ने बताया कि पीएम इमरान खान को 176 सदस्यों का साथ था, जो बढ़कर 178 हो गया है। यानी इमरान सरकार को कोई खतरा नहीं है। मैदान में गैर कानूनी गैर आईनी इजलास है। इसी पैमाने पर आज मुल्क का सदर भी मुलव्वस है। उधर पीएम इमरान की इस जीत का उनकी पार्टी के सदस्य जश्न मनाते नजर आए और दावा करने लगे कि पाकिस्तान इमरान खान के हाथों में ही सुरक्षित है। इमरान की सरकार तो बच गई, लेकिन फ्लोर टेस्ट के बाद इमरान समर्थक इतना बेकाबू हो गए कि उन्होंने विपक्ष के सांसदों और नेताओं को निशाने पर ले लिया और असेंबली के बाहर प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के नेताओं पर जूते फेंकने लगे, जो एक प्रदर्शन कर रहे नेता के सिर पर जा लगा। यही नहीं, मुस्लिम लीग नवाज के नेताओं को इमरान के समर्थकों ने पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद नेशनल असेंबली के बाहर युद्ध जैसे हालात हो गए, क्योंकि वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर लात घूंसे चलाने लगे। दरअसल इस हंगामे की वजह हाल में हुए सीनेट यानी कि वहां की राज्यसभा के चुनाव है, जिसमें विपक्षी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने पाकिस्तान के वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख को हरा दिया था। ये नतीजा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा झटका है। इसका मतलब ये भी था कि कुछ सदस्यों या सहयोगियों ने उनके पक्ष में वोट नहीं किया, लिहाजा विपक्ष ने इमरान सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया और फ्लोर टेस्ट की नौबत आ गई, जिसमें इमरान अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने फ्लोर टेस्ट का बॉयकॉट किया और सदन के बाहर इमरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और दावा किया कि सरकारी गुंडों ने उनके साथ बदसलूकी की। लोगों को किसने आके हमला किया? आपको कारकुनों ने घेरा तो आपको इसकी कार्रवाई की जाए। देखिए, ये सारे पाकिस्तान ने देखा कि ये किराए का वजीर आजम किराए के गुंडे लाया था और एक औरत को समझकर कमजोर उस पे हमला कराने की कोशिश की। उल्टा किराए के गुंडों पर वही हमला हुआ जो किराए के वजीर आजम पे होता है। और आप ये भी पैगाम है कि चले गए तुम्हारे गुंडे, चले गए तुम्हारे बदमाश, आप किराए के वजीर आजम को भी घर जाना होगा और कमजोर समझ के आइंदा सोच समझ के वार करना, क्योंकि तुम जहाँ बदमाशी करोगे वहाँ हम उतनी सी उससे ज्यादा बदमाशी और गुंडागर्दी करेंगे। तुम चलो अपना काम करो। खैर, इमरान अभी तो अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन बाजवा की शह पर इमरान कब तक खैर मनाएंगे, क्योंकि विपक्ष के तेवरों से लगता है कि वो इमरान की गद्दी जाने तक उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो कार का केस हो या फिर उससे जुड़े गवाह कार मालिक की संदिग्ध मौत, एक दूसरे से जुड़े दोनों मामले की गुत्थी उलझती जा रही है, क्योंकि कई सवाल गहराते जा रहे हैं। अगर मनसुख की मौत आत्महत्या नहीं है तो किसने और क्यों उनकी हत्या की? क्या पुलिस अधिकारी सचिन वजह को लेकर जो शक किया जा रहा है वो सही है? क्या मनसुख हीरेन को बलि का बकरा बनाया गया? और इन सब सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे, जो अब एटीएस कर रही है और वो जल्द ही इस मामले में अपनी रिपोर्ट भी देगी। वहीं दूसरी तरफ मनसुख हीरेन का पोस्टमार्टम हो चुका है और शव उनके घर पहुंच गया, जहां मनसुख के घर में मातम पसरा हुआ है। उधर स्कॉर्पियो मालिक मनसुख हीरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मनसुख का शव मिलने से करीब 12 से 24 घंटे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। प्राथमिक तौर पर अभी मनसुख हीरेन की मौत का कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि शरीर पर किसी तरह के जख्म के निशान नहीं पाए गए। लेकिन मौत के कारण की पूरी जानकारी केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगी कि शरीर में कोई केमिकल या फिर किसी तरह का कोई जहर तो नहीं था। किसी तरह के फाउल प्ले की जानकारी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने नहीं आई। रिलेटिव्स है उनको दिया गया है और आगे की कार्रवाई हमारी चालू है। कुछ रिजल्ट्स कुछ सामने आए से कुछ नहीं, अभी नहीं, जैसे ही कुछ पता चल जाएगा हम आपको बता देंगे। रिपोर्ट में क्या? थैंक यू। प्लीज। इस बीच एंटीलिया केस में गवाह रहे मनसुख हीरेन का 2 मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को लिखा गया पत्र भी सामने आ गया है। इस पत्र में मनसुख हीरेन ने लिखा था,
मैं कार एक्सेसरीज के बिजनेस से पिछले 21 सालों से जुड़ा हुआ। 2018 में मैंने अपने इस्तेमाल के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी। 17 फरवरी को शाम स्कॉर्पियो कार नंबर MH02AY2815 से ठाणे की अपनी दुकान से निकला, लेकिन स्कॉर्पियो कार की स्टीयरिंग लॉक हो गई, जिसकी वजह से मैंने स्कॉर्पियो ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर साइड में पार्क कर दी और ओला से मुंबई आ गया। अगले दिन यानी 18 फरवरी को करीब 12 बजे मैं अपनी गाड़ी को लेने के लिए ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि वहां पर मेरी गाड़ी नहीं है। कुछ देर खोजने के बाद मैं विक्रोली पुलिस स्टेशन गया और वहां पर अपनी गाड़ी चोरी की FIR दर्ज करा दी। 25 फरवरी को दिन में 11 बजे ATS में तैनात 2 पुलिसकर्मी घर आए और उन्होंने बताया कि चोरी हुई स्कॉर्पियो मुकेश अंबानी के घर के बाहर से बरामद हुई है। कुछ देर पूछताछ के बाद हालांकि वो चले गए। अगले दिन यानी कि 26 फरवरी को शाम 4 बजे 4 पुलिसकर्मी मेरे घर आए और मुझे अपने साथ विक्रोली पुलिस स्टेशन ले गए और सुबह 6 बजे तक हिरासत में रखा। इसके बाद 1 मार्च को मुझे नागपाड़ा ATS टीम ने बुलाया और इसी दिन क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के ऑफिस से मुझे सचिन वजह ने फोन करके बुलाया, जहां लगभग एक जैसे सवाल पूछे गए। NIA अफसर ने भी मुझसे पूछताछ की और इसके बाद जॉइंट CP भामरे ने भी मुझसे वही सवाल पूछे। विभिन्न एजेंसियों की ओर से बार बार की गई पूछताछ की वजह से मेरा सुकून डिस्टर्ब हुआ है। इस मामले में मैं एक पीड़ित हूं, लेकिन मुझे एक आरोपी की तरह ट्रीट किया जा रहा है और मुझे कई न्यूज़पेपर वालों और टीवी चैनल के रिपोर्टर बेवजह परेशान कर रहे हैं। 5 मार्च को मनसुख हिरेन की मौत की खबर आती है। उसके ठीक 3 दिन पहले मनसुख हिरेन ने ही एक बड़ा पत्र लिखा था जिसमें तमाम लोगों के नाम लेकर शिकायत की थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास कि किसी तरीके से उन्हें कैसे परेशान किया जा रहा है। और परेशान करने वाले कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले ही हैं और मीडिया कर्मी हैं जो उन्हें साफ साफ दोषी करार दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है क्योंकि जो पत्र जो उन्होंने 1-2 नहीं कई पन्नों का पत्र मुंबई पुलिस और CM को लिखा हुआ है, जिसमें साफ साफ उन्होंने इशारा बताया है कि उन्हें जिस तरीके से ग्रिल किया जा रहा है, जैसे ATS अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, जैसे उन्हें ग्रिल कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वह खुद ही एक आरोपी है। जबकि उन्होंने साफ साफ ये बता दिया था कि 17 फरवरी को उनकी कार खराब हुई थी और उसके बाद 18 फरवरी को उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी और विक्रोली पुलिस ने उनकी शिकायत पर FIR भी दर्ज कर लिया। यानी बहुत तफसील से उन्होंने पत्र में लिखकर पुलिस के बारे में बताया है CM को, गृह मंत्री को, कि कैसे उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और कहीं न कहीं उनके पत्र पढ़ने से साफ समझ में आ रहा है कि मनसुख हिरेन को यह लगने लगा था कि कहीं उन्हें आरोपी ना बना दिया जाए। देवेंद्र फडणवीस हो या फिर चंद्रकांत पाटिल जो महाराष्ट्र के BJP के अध्यक्ष हैं, ये तमाम लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये अधिकारी की संदिग्ध भूमिका है, इसलिए जांच होनी जरूरी है। और जांच इस यहाँ की पुलिस नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ की पुलिस के ऊपर महाराष्ट्र सरकार का बहुत बड़ा दबाव है। इसलिए इस पूरे मामले की जांच NIA से कराने की आवश्यकता है क्योंकि इस पर टेरर एंगल भी सामने आ रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले की जांच NIA को देती है या नहीं। दरअसल मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत के मामले की गुत्थी उलझती जा रही है, क्योंकि उनका शव संदिग्ध हालात में शुक्रवार को एक खाड़ी से बरामद हुआ। कीचड़ से सने शव के मुंह में कई रुमाल ठूसे गए थे, लिहाजा परिवार ने इसे हत्या करार दिया और जांच की मांग की। इस तरीके से तो जब उसको ऊपर निकालने के बाद मैंने देखा ना तो 6 रुमाल ऐसे घड़ी बना के मुंह पर रखे हुए थे, एक मास्क पहन रखा था और मास्क पहना हुआ था। वो मास्क पूरा एक एक करके बाहर निकाला। तो जो अब्दुल्ला भाई है जो बॉडी निकालते हैं ना, ऐसा जो ये काम करते हैं, उनकी एम्बुलेंस भी है, वो आने के बाद एक एक चीज़ करके उन्होंने निकाल के बताया। पूरा वजन चेक किया, पूरी इसकी तलाशी ली गई कि क्या पॉकेट है, क्या पैसा है, क्या चैन है, क्या है, कुछ नहीं था उसके पास, सिर्फ 6 रुमाल। हाँ, मुकेश अंबानी को धमकी और गवाह मनसुख हिरेन की मौत की जांच महाराष्ट्र ATS को सौंपी गई है, लेकिन BJP को ATS की जांच पर भरोसा नहीं है और वो NIA जांच की मांग कर रही है, क्योंकि BJP का दावा है कि इस केस में पुलिस सचिन वजह समेत कई पुलिस के और अफसर ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो संशयास्पद, बेहद संशयास्पद, संशय के घेरे में कोई बोल नहीं सकता कि आत्महत्या है। और बहुत ही महत्वपूर्ण एक सुराग था। तो मैं भी कहूँगा जिस तरह से उसकी फैमिली मैं देख रहा था आक्रोश, तो ठीक तरह से जांच होनी चाहिए और जो सत्य है, जो फैक्ट है,
वो सबके सामने आना चाहिए। देखिए, एनआई की अभी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार ने एटीएस के पास उनकी जांच का जिम्मा सौंपा है, तो ये बहुत ही बढ़िया स्टेप जाने का विषय इसलिए आता है कि महाराष्ट्र पुलिस के एक अफसर इसमें डायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट ध्यान में आ रही है। जो मनसूख गए उनका और उस अधिकारी का तो नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी को घबराते भी नहीं। तो वाजे नाम के अधिकारी का करोड़ सेशन ऑन पेपर आया है। बाकी भी कई सबूत आए हैं कि वो इमीडिएट उस घटनास्थल पे क्यों पहुंचा वगैरह वगैरह। इसलिए हम ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस पर अविश्वास नहीं। महाराष्ट्र पुलिस तो पूरे दुनिया में एक अच्छी पुलिस मानी जाती है। महाराष्ट्र पुलिस के बारे में नहीं, मुंबई पुलिस के बारे में नहीं, लेकिन इसमें यदि कुछ लोकल पुलिस अफसर की भी इन्वॉल्वमेंट है तो ये थोड़ा इम्पार्शियल होने के लिए एनआईए के पास जाना चाहिए। हमारी डिमांड है, वो डिमांड वो मानेंगे नहीं। वो बार बार ये कहते रहेंगे कि भाई हमारी पुलिस सक्षम है, सक्षम है। तो हम दिल्ली में गृह मंत्री महोदय को ज्ञापन देंगे, दिया नहीं अभी तक, ज्ञापन देंगे कि यह इंक्वायरी आपने सेंटर से करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनकी पत्नी कंचन गडकरी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आरएमएल अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में धर्मगुरु दलाई लामा ने कोरोना वायरस वैक्सीन की डोज लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद दलाई लामा ने कहा कि कोरोना वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगवानी चाहिए। लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की। उत्तराखंड के देहरादून में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कोरोना का टीका लिया। इस दौरान उनकी मां कमला रानी मौर्य और पति प्रदीप मौर्य ने भी टीके की पहली डोज ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कैबिनेट बैठक के बाद डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना होगी और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तन को ये बोर्ड नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएगा। दिल्ली की कैबिनेट में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन की अप्रूवल दे दी है। दिल्ली में अलग से अब एक दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया जाएगा। ये इंटरनेशनल स्तर का बोर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें ढेर सारे इंटरनेशनल संस्थाओं से सहयोग लिया जाएगा। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को स्टडी किया गया है और भी स्टडी किया जाएगा और उन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को हम दिल्ली में अपने स्कूलों में और अपने बोर्ड में लेके आएंगे। इसमें हाई एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चों की असेसमेंट करने के लिए। इस वर्ष 21-22 एकेडमिक ईयर में 20 से 25 सरकारी स्कूलों, हम एक साथ सारे स्कूलों को इस बोर्ड में नहीं लेके आएंगे। इस साल सबसे पहले साल में 20 से 25 सरकारी स्कूलों को इस बोर्ड में शामिल किया जाएगा। उन्हें सीबीएसई से उनकी एफिलिएशन हटा के इस बोर्ड की एफिलिएशन दिलाई जाएगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।